नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ऑर्डर जो सरकार का ऑर्डर आया हुआ है हमारा ऑर्डर नंबर 105 जेके रेवेन्यू 2024 का, ये जो ऑर्डर है ये डील करता है उन लोगों के साथ जो लोग 1947 के रिफ्यूजी थे, 1965 के रिफ्यूजी और जो लोग 1971 के रिफ्यूजी हैं और एक और जो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। इन चारों लोगों के साथ यानी कि रिफ्यूजी 1947 वाले, रिफ्यूजी 1965 वाले, रिफ्यूजी 1971 वाले, 1971 वाले और वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है उनके साथ ये ऑर्डर डील करेगा। ऑर्डर नंबर 105 जम्मू कश्मीर रेवेन्यू का, जेके रेवेन्यू 2024 में ये ऑर्डर आया। इसकी जो डेट है वो है 16 अगस्त 2024। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है जैसे मैंने बता दिया ऑर्डर डील करेगा चार लोगों के साथ, 1947 वाले रिफ्यूजी, 1965 वाले रिफ्यूजी, 1971 वाले और वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी, इन सब लोगों के साथ डील करेगा ये। लेकिन लैंड जो जिस लैंड के साथ डील करेगा वो लैंड होगी वैक्यू लैंड। यानी कि अगर 1947 वाले रिफ्यूजी जो हैं 1947, 1965, 1971 और वेस्टर्न पाकिस्तानी डिस्प्लेस पर्सन या वेस्टर्न पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी हैं उनको अगर ज़मीन जो है वो कस्टोडियल अलाट हुई होगी, यानी कि वैक्यू प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वैक्यू लैंड भी बोलते हैं, महाजरीन की राजी भी बोलते हैं या महाजरीन की ज़मीन भी बोलते हैं, अब कई लोग मदरुका ज़मीन भी बोलते हैं उसको। अगर वो ज़मीन इनको अलाट हुई होगी तो उसके ऊपर जो मालकी हक जो प्रोसीजर इस समय चल रहा है कि मालकी हक जो मिलेंगे सिर्फ इस ऑर्डर के तहत उन लोगों को मिलेंगे। किसके ऊपर? सिर्फ कस्टोडियल ज़मीन के ऊपर। अगर उनको स्टेट लैंड अलाट हुई होगी उसके लिए दूसरे ऑर्डर हैं, जैसे 1000, ठीक है, और 101। तो ये जो ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं 105, ये डील करेगा सिर्फ किसके साथ? कस्टोडियल लैंड के साथ या मदरुका ज़मीन के साथ। जो वैक्यू लैंड होती है या वैक्यू प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वो उन लोगों की ज़मीन है जो यहाँ से जम्मू कश्मीर से अपनी ज़मीन छोड़ करके यहाँ से पाकिस्तान चले गए या हिजरत करके चले गए दौरान जब 1947 की लड़ाई के दौरान या 71-65 के दौरान वो जो लोग चले गए उन लोगों को हम कहते हैं महाजरीन कहते हैं उन लोगों को। और उनकी जो ज़मीन है उसको महाजरीन ज़मीन या महाजरीन की राजी कहते हैं। ठीक है, उन लोगों को महाजरीन का मतलब अवैक्यूज़ भी होता है, अवैक्यू पर्सन। और जो उनकी ज़मीन है उसको अवैक्यू लैंड भी कहते हैं, कई लोग कस्टोडियल ज़मीन भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे लोग जो उनके पास एज ए कस्टोडियल वो ज़मीन है। तो ठीक है, अवैक्यू वो लोग हैं जो यहाँ से चले गए, अवैक्यूज़। जो 1947 के रिफ्यूजी हैं तो इनको जो अलाटमेंट हुई उस समय वो हुई थी 578 सी ऑर्डर जो है 578, तकरीबन यही ऑर्डर के साथ अलाटमेंट हुई है। तो 578 सी जो है 578 सी के साथ अलाटमेंट हुई ज़मीन, ये ऑर्डर है 1954 का। इस ऑर्डर के तहत उनको ज़मीन अलाट हुई। अब उस टाइम से लेके अगर कोई रिफ्यूजी अपनी ज़मीन को अलाटमेंट के बाद से अब तक, तो जो 1947 वाले हैं उनको क्या हुआ है 3 अलिफ के साथ अग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट के तहत 3 अलिफ के तहत उनको मरूसी राइट भी मिले हुए हैं। तकरीबन हम कह सकते हैं मलकीती राइट, पर मलकीती राइट से थोड़े कम। आम लैंग्वेज में अगर बात करें तो मरूसी राइट कहाँ मरूसी राइट जाता है, लेकिन आप मलकीती राइट भी कह सकते हैं, मतलब तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क है। उनको भी अब प्रॉपर मलकीती राइट मिलेंगे इसके ऑर्डर के तहत 105 के तहत। लेकिन वो जो रिफ्यूजी है 1947 का, वो उसकी पर्सनल कल्टीवेशन में यानी कि जाति कास्ट में वो ज़मीन होनी चाहिए, उसके पास होनी चाहिए। यानी कि जब से उसको अलाट हुई है ऑर्डर नंबर 578 सी की वजह से, कब 1954 वाला ऑर्डर जो है उसके बाद उसकी वजह से जब उनको ज़मीन अलाट हुई, किनको? 1947 वाले रिफ्यूजी को, तो उस ज़मीन के ऊपर अगर वो जाति कास्ट कर रहे हैं, मतलब थ्रू फैमिली कास्ट कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उनके अपने कब्जे में ज़मीन होनी चाहिए, उनके अपने पास ज़मीन होनी चाहिए, तो उनको भी राइट उसके ऊपर मिलेंगे, ऑनरशिप राइट मिल जाएंगे। पहले मरूसी राइट थे, अब उनको क्या मिलेंगे? ऑनरशिप राइट। ये है 1947 वाले रिफ्यूजी जो उनकी बात। अगर 1965 वाला रिफ्यूजी जो है उसको तो पहले राइट नहीं मिलते थे कस्टोडियल ज़मीन के ऊपर, तो उनको सिंपली ऑनरशिप राइट मिल जाएंगे। जो 1971 वाला रिफ्यूजी था उनको भी ओनरशिप राइट नहीं मिलते थे,
नहीं मिलते थे कस्टोडियल लैंड के ऊपर, उनको भी इस 105 के ऑर्डर की वजह से मिल्कियती राइट मिल जाएंगे। अब कंडीशन ये है 1965 1971 जहाँ वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी जब उसको ज़मीन अलाट हुई उसके बाद अब तक टिल नाउ वो जो ज़मीन जो है उनको अलाट हुई उनके कब्जा कास्ट में होनी चाहिए, उनकी पर्सनल कल्टीवेशन में होनी चाहिए। ये एक कंडीशन है उसके लिए, तभी उनको ये पैरामीटर फिक्स किया हुआ है सरकार ने कि अगर वो उनकी पर्सनल कल्टीवेशन में है तो उनको क्या होगी ओनरशिप राइट मिल जाएंगे। तो अगर उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया हो, बीच में सबलेट कर दी हो ज़मीन, तो अगर प्रॉपर उन्होंने, क्योंकि 1965 वाला 1971 वाला तो कोई कर नहीं सकता, वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी कर नहीं सकता, क्योंकि वो उन्होंने अगर की होगी तो उन्होंने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करी होगी। अगर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट या कास्ट उनकी चेंज हुई होगी तो फिर उनको राइट नहीं मिलेंगे। ये किसके लिए 1965 1971 और वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के लिए। अगर इन लोगों ने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया, तीसरे बंदे को दे दी, गिरदावरी चेंज करवा दी, ठीक है, जहाँ फिर किसी और चीज़ के लिए इन्होंने ज़मीन को कन्वर्ट कर लिया, मानो कि ज़मीन को एग्रीकल्चर पर्पज़ से दूसरे पर्पज़ के लिए कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अगर उन्होंने कोई बैंक्वेट हॉल बना दिया या कुछ और काम कर दिया तो उस ज़मीन के ऊपर भी उनको राइट नहीं मिलेंगे। अगर उन्होंने अब उस ज़मीन को अपना घर बनाने के लिए, मकान के लिए, रिहायशी मकान के लिए, जहाँ अपने जानवरों के लिए कोई शेड बनाया हो, जहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई एक्टिविटी के लिए उसको चेंज किया होगा तो उसके ऊपर राइट उनको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात है 1965 71 और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को, इनको राइट मिल जाएंगे। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की होगी तो उनको नहीं मिलेंगे। अगर 1947 वाले, क्योंकि उनको मुरूसी राइट मिलते थे 3 अल्फ से, अगर 1947 वाले अगर उन्होंने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की होगी थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर, थ्रू कोई रजिस्ट्रेशन डीड की होगी, सही तरीके से की होगी, तो उस बंदे को जिसको प्रॉपर ट्रांसफ़र हुए होंगे राइट, अगर 1947 वाले रिफ्यूजी ने दूसरे को की, दूसरे ने भेज दिया आगे तीसरे को, तीसरे ने भेज दी चौथे को, हो सकता है जो चौथा हो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है, अगर वो प्रॉपर वे में उसने सेल परचेज की है या गिफ्ट डीड हुई है या कुछ भी तरीके से प्रॉपर जेन्युइन तरीके से अगर उसको ट्रांसफ़र हुई है तो उसको राइट मिल जाएंगे। उस केस में ओरिजिनल लाठी को या ओरिजिनल रिफ्यूजी को नहीं राइट मिलेंगे, वो राइट मिलेंगे जिसने थ्रू प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ उस समय के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से ज़मीन खरीदी होगी या अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराई होगी, तो वो उसको राइट मिल जाएंगे। रिफ्यूजी जो उस समय वहाँ से ट्रांसफ़र मतलब यहाँ आया होगा 1947 में, 1965 में, 1971 में, जब वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी ओरिजिनल डिस्प्लेस पर्सन जो उस समय वहाँ से आया होगा, अगर वो आदमी मर गया होगा आमतौर पर, क्योंकि 1947 का अरसा और 1965 का अरसा बड़ी दूर का है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डेथ हो गई है उनकी। अगर वो लोग उनकी डेथ होगी ओरिजिनल डीपी की, ओरिजिनल डिस्प्लेस पर्सन, चाहे 1947 का है, चाहे 65 का है, चाहे 71 का है, चाहे वो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, तो अगर वो बाकी कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं तो बाकी के जो भी अलाटमेंट वगैरह ऑर्डर वगैरह होंगे जो भी, तो अगर वो फुलफ़िल करते हैं उस केस में क्या होगा कि एज़ पर हिंदू जो सक्सेशन एक्ट होगा या मुस्लिम सक्सेशन एक्ट होगा या कोई और भी एक्ट होगा, उसके हिसाब से क्या होगा कि उनको जो ओरिजिनल डीपी है उसके जो लीगल आयर्स होंगे, यानी कि उसके जायज़ वारसान जो होंगे, उसके बच्चे जो होंगे, तो उन बच्चों के नाम वो लैंड जो है वो ट्रांसफ़र होगी, उनको ओनरशिप राइट मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड ये कि जो लीगल हायर्स हैं वो प्रॉपर लीगल हायर सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे, बनवाएंगे, और कोई भी अपना लीगल हायर बीच में छोड़ेंगे नहीं, अपना जायज़ वारसन कोई भी छोड़ेंगे नहीं। अगर वो प्रॉपर वेरीफाइड तरीके से जेन्युइन लीगल हायर सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं तो उनको ट्रांसफ़र हो जाएगी वो लैंड, यानी कि ओनरशिप का राइट उनको मिल जाएंगे। ये वो वाला केस है यहाँ पे मानो कि कोई रिफ्यूजी डेथ कर गया हो, ओरिजिनल डीपी जो उस समय आया था, तो का एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन देनी है वो कंसर्न तहसीलदार को देंगे। जैसे मैंने आर्डर नंबर 101 में बताया था, एप्लीकेशन हमेशा कंसर्न तहसीलदार को ही जाएगी तो डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेकिन इसमें हम देखेंगे, पहले हम बात करेंगे 1947 वाले जो रिफ्यूजी हैं। अगर 1947 वाले रिफ्यूजी हैं तो उनको क्या चाहिए, उनकी म्यूटेशन की कापी होती है, क्योंकि उनको 3 अलिफ के साथ 3 अलिफ जो अग्रेरियन रिफॉर्म का पार्ट है, जम्मू कश्मीर अग्रेरियन रिफॉर्म का पार्ट है, उसके तहत उनको क्या हुई है 3 अलिफ की म्यूटेशन हुई है, उसकी कॉपी एक चाहिए।
ठीक है। और उसके बाद उनका जो ऑर्डर है 578C का ऑर्डर, जो जॉइंट रिहेबिलिटेशन बोर्ड से पहले कैबिनेट ऑर्डर जो है 578C जो है 1954 का, उसकी कॉपी चाहिए, जहाँ उनकी कैंसलेशन रजिस्टर की कोई नकल होती है, कॉपी होती है, फॉर्म अल्फ चाहिए, ठीक है। एक इन चीज़ों में से कोई चीज़ चाहिए। उसके बाद टेस्टेड कॉपी चाहिए उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड की, जो लैंड जो होगी उनकी खरीफ 1971 से ले करके बताएगी कि ये ज़मीन इनकी पर्सनल कास्ट कल्टीवेशन में है, यानी कि जाति कास्ट में है। 1947 वालों के लिए लीगल आयत, जैसे अगर बंदा एप्लीकेंट है वो तो एप्लीकेशन डायरेक्ट दे देगा, अगर लीगल आयट्स हैं यानी कि खुद बंदे की डेथ हो गई है तो एप्लीकेशन थ्रू लीगल आयट्स लगेगी। इसके लिए इनको जो 1947 वाले हैं इनको म्यूटेशन कापी देनी होगी 3 अलिफ की, जो ठीक है 3 अलिफ का म्यूटेशन फॉर्म अल्फ होता है इनका, वो जहाँ कॉपी ऑफ कैंसलेशन रजिस्टर कैंसलेशन की नकल होती है, ठीक है। और जहाँ और एक 578C का जो इनको अलाटमेंट का ऑर्डर हुआ होगा वो चाहिए। तो ये है किसके लिए, इनके लिए 1947 के लिए। और इसके साथ इनको चाहिए 1970 मतलब खरीफ 1971 से लेके 1971 से लेके आगे की कंटिन्यूस रिकॉर्ड चाहिए इनका, कि कहीं पे इन्होंने कहीं गिरदावरी चेंज तो नहीं की, कहीं पे ज़मीन सेल तो नहीं की, ठीक है। अगर बीच में कहीं डॉक्यूमेंट इनकी ज़मीन सेल हुई है या गिरदावरी चेंज हुई है, गिरदावरी चेंज मतलब कास्ट चेंज हुई है, उस केस में इनको राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर तो इन्होंने सेल कर दी होगी तो राइट उसी बंदे को मिलेंगे जिसने आगे प्रॉपर वे में खरीदी होगी, ठीक है। अगर उसने रजिस्टर्ड सेल डीड कराई होगी तो उसको राइट मिलेंगे। अगर उस बंदे ने भी बेच दी, आगे दे दी थर्ड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को होंगे, मतलब लास्ट जिस बंदे के पास आज की डेट में म्यूटेशन होगी, जो आज की डेट में ओनर होगा उसी को क्या होगा, ओनरशिप राइट भी उसके ऊपर मिलेंगे। तो दूसरा केस है, सेकंड केस है, अगर डिस्प्लेस पर्सन जो है POJK वाले हैं 1965 के रिफ्यूजी या 1971 के रिफ्यूजी हैं। तो जैसे हम पढ़ रहे थे पीछे कि ऑर्डर नंबर इसकी 105 की बात कर रहे थे कि अगर रिफ्यूजी जो है 1965 वाले रिफ्यूजी हों या 1971 वाले रिफ्यूजी हों, उस केस में डॉक्यूमेंट क्या चाहिए उनको ऑनरशिप राइट के लिए, यानी कि मालिकाना हक के लिए। तो अगर ये रिफ्यूजी 1965 या 1971 के हैं तो उनको एक तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली हुई है उसकी एक कॉपी चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्डर है जो गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 22 DMRR 2017 गवर्नमेंट ऑर्डर 22 DMRR 2017, उसमें उनका नाम होना चाहिए। एक तो ये चाहिए, सीट चाहिए, टेस्टेड कॉपी चाहिए सीट की। तो उसके बाद उनका जो रिकॉर्ड जो है गिरदावरी जहाँ से उनको अलॉटमेंट हुई होगी, अलॉटमेंट की नकल प्लस अलॉटमेंट उनकी जो है मतलब उनकी गिरदावरी जो है उनकी कास्ट जो है वो टूटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब से उनको ज़मीन अलॉट हुई है तब से कंटिन्यूसली आज तक उनका रिकॉर्ड जो है वो चला आ रहा होना चाहिए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए, बीच में कोई गिरदावरी टूटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कास्ट टूटी नहीं होनी चाहिए, पर्सनल कल्टीवेशन में होनी चाहिए, यानी कि ज़मीन उनकी, ठीक है। और केस अगर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है वो डिस्प्लेस पर्सन, उसकी बात करें तो उसको भी पहले तो एक ये चाहिए कि उसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर जो उनको ज़मीन अलॉट हुई है 371 जो है 1971 का है, 371 ऑर्डर ये, ठीक है, 1971 का ऑर्डर, इसकी कॉपी चाहिए, ठीक है। और कॉपी रेवेन्यू कार्ड की कॉपी जब से उनको अलॉट हुई है तब से आज तक की कंटिन्यूस गिरदावरी। उसके बाद उनको भी जो गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 57 है, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 57 DMRR ऑफ 2018, ठीक है, इसके तहत जो उनको रिलीफ मिला है उनकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए। बाकी सिंपल डॉक्यूमेंट है, कुछ एफिडेविट लगता है एक दो के उन्होंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। उसके बाद एक एप्लीकेशन जो होगी एड्रेस टू तहसीलदार होगी, ये सबके लिए कॉमन है। तो उसके बाद लीगलाइज सर्टिफिकेट लगेगा अगर ओरिजिनल DP डेथ कर गया है तो, ठीक है। अगर ओरिजिनल DP लाइव है तो फिर लीगलाइज सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी बंदा अगर अप्लाई कर रहा होगा तो किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ छुपाए ना, प्रॉपर वे में अप्लाई करे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई करे, ठीक है। और किसी भी अगर किसी ने कोई भी तरीके का कोई फोर्स्ड डॉक्यूमेंट लगाया हो या किसी तरीके से फोर्स्ड कोई अलॉटमेंट हो, यानी कि
किसी कोई डॉक्यूमेंट फेक तरीके की अलाटमेंट हो या फेक तरीके का डॉक्यूमेंट हो, तो वो आप उसमें उस केस में जो भी बंदा होगा वो कानूनी जुर्म करेगा। ठीक है, तो ये था 90 जो ऑर्डर नंबर 105 जो डील करता है कस्टोडियल लैंड के साथ, और 1947 के रिफ्यूजी, 1965 के रिफ्यूजी, 1971 के रिफ्यूजी और वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी, इनको क्या देता है, ये राइट देता है, मलकीती राइट देता है। ठीक है, प्रोसीजर जो है एप्लीकेशन अप्लाई होगी तहसीलदार के पास। ठीक, नेक्स्ट वो एप्लीकेशन तहसीलदार के पास कंप्लीट होने के बाद तहसीलदार साहब के पास जाएगी। अगर तहसीलदार साहब उसको रिकमेंड करते हैं तो फिर वो जो है एप्लीकेशन आगे जाएगी। ठीक है, उसका प्रोसीजर अलग है बाकी वाले जो ऑर्डर मतलब 100 ऑर्डर और 101 ऑर्डर में, क्योंकि वो सारे दोनों ऑर्डर जो है उनको मालिकाना राइट मिल जाएंगे डिप्टी कमीशन के दफ्तर के तक से, यानी कि फाइनल अथॉरिटी उसमें ऑर्डर देने की फाइनल अथॉरिटी जो है वो डिप्टी कमीशन के ऑफिस से ही हो जाएगा। लेकिन इनके लिए जो ये है ऑर्डर नंबर 105 जो है, क्योंकि कस्टोडियल लैंड के साथ कस्टोडियन जनरल जो है वो डील करते हैं, तो उनका वहाँ से होगा। इसका जो प्रोसीजर होगा आगे अप्लाई आप तहसील लेवल पे ही करना है, तो इसका जो प्रोसीजर आगे होगा उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन किस किस के पास जाएगी आफ्टर तहसीलदार साहब के पास। ठीक है, तहसीलदार साहब के पास कैसे किस प्रोसीजर से गुजरेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको जो लॉज हैं, रेवेन्यू लॉज हैं, उनके बारे में डिस्कस करता रहूँ आपसे। तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं रेवेन्यू में, बड़े सारे क्या मेरे से 90% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं जो रेवेन्यू में है। तो लेमैन लैंग्वेज के लिए, लेमैन आदमी के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ कि डिस्कस करता रहूँ। अगर कोई मेरा सीनियर या मेरा कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आदमी कि वो वीडियो देख रहा हो, उसको कहीं गलती लगे तो काइंडली करेक्ट करिएगा मुझे। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरा चैनल करिएगा। टेकी रमन के नाम से मेरा चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।